ये जो ड्रग प्राइसिंग सिस्टम है उसका एक पहलू है। सरकार ये कोशिश करती है और सैद्धांतिक रूप से हम ये मानते हैं कि जो दवाएं ज़रूरी है, ज़्यादातर आबादी के लिए ज़रूरी है, वो लोगों को सही दाम पर मिल पाए। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NLEM जो है वो जारी हुई है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स 2022। इस साल की जो NLEM है वो जारी हुई है, 3-3 साल के अंतराल पर जारी होती है। कोविड के चलते देरी हुई थी। इसमें 27 कैटेगरी की 384 दवाएं अपडेटेड लिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं। इसमें 34 नई दवाएं आई हैं और 26 दवाएं इससे बाहर की गई हैं, जो लिस्ट इस बार आई है उसमें। और अब इस लिस्ट की खासियत ये है कि या आधार जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि अधिकांश लोगों को ये दवाएं काम आती है। बड़े हेल्थ चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने एज ए कंट्री, उनको डील करने में मदद करती है। और मकसद ये है कि सही दाम पर और सही मात्रा में, यानी जितनी आपको जब ज़रूरत हो ये मिल जाए। प्राइस कंट्रोल में ये दवाएं रहेंगी। ये भी इस बात से इंश्योर होता है कि ये इस लिस्ट में ये दवाएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या है सिस्टम असल में हमारे देश में दवाओं के प्राइसिंग का। तो करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार है दवाओं का। और ये जो है ये बाकी चीज़ों की तरह डिमांड सप्लाई से ही तय नहीं होती है दवा की कीमतें, बल्कि डिमांड सप्लाई से तय नहीं होती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसका जो कानूनी आधार है। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे लिस्ट की, तो जो NLEM में लिस्ट में जो दवाएं हैं उन पर उनकी कीमत पर सीलिंग लागू होती है एसेंशियल ड्रग्स पर। NPPA है वो अथॉरिटी जो तय करती है कि इसकी सीलिंग क्या होगी। कीमत तय नहीं करती है बल्कि एक सीलिंग तय करती है कि अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। और वो जो सीलिंग है वो आधारित होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। इसमें भी कुछ जो चुने हुए ब्रांड्स है उसको कंसिडर किया जाता है। नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स जो है, यानी जिन पे सीलिंग नहीं लगनी है, वो सीलिंग से बाहर है, मतलब जो लिस्ट में नहीं है दवाएं वो सीलिंग से बाहर है। और उन पर सालाना 10% मैक्सिमम 10% का एक ब्रॉड उसमें दायरा रखा गया है कि 10% तक दवाएं बढ़ सकती है। और इसमें तमाम तरह के कंसिडरेशंस भी होते हैं। तो ये है बेस लाइन हमारे ड्रग प्राइसिंग सिस्टम का। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि ये जो नई लिस्ट आई है इसमें, इस लिस्ट में आम इंसान के लिए क्या टेक अवेज हैं और जो ओवरऑल प्राइसिंग मैकेनिज्म है देश का वो कैसा है और उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ऐसे भी जो दवाएं हम ले रहे हैं उनकी प्राइसिंग में के क्या क्या पहलू है उसको भी इसी बहाने हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ हैं नेशनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयर प्रोफेसर YK गुप्ता, मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, हिंदुजा अस्पताल में कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर डॉक्टर खुशरव वजन और गुफिक बायोमेडिकल के CEO डॉक्टर देवेश दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले डॉक्टर भजन आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों की तरफ से सोचिए, दवा के बारे में कंज्यूमर कहते हुए भी थोड़ी सी हिचक होती है मन में, क्योंकि हम स्पेशल ट्रीटमेंट इसको देते हैं। ये जो नई लिस्ट आई है इसमें क्या टेक अवेज आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। बेसिकली एक पेशेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये सब मेडिकेशंस जो होती है, दवाई बोलो या इंजेक्शंस बोलो, वो मेनली असेंशियल और इमरजेंसी मेडिकेशंस के बीच में मैं बात करूंगा। तीनों चीज एक मंत्र है जो ये मेडिसिन्स को पेशेंट के लिए अच्छा सक्सेस लाता है उनका ट्रीटमेंट में। और फर्स्ट मंत्र है कि इट शुड बी अवेलेबल। सो अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये तीन अगर हम मद्देदम रख रहे हैं तो उसकी वजह से हम एकदम पेशेंट को सही मात्रा में मेडिकेशंस और अफोर्डेबिलिटी में दे सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि यू गेट व्हाट यू पे फॉर। सो इंडिया में एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई मेडिकेशन बहुत सस्ती है तो शायद वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अफोर्डेबल बनाइए, बट एट द सेम टाइम उसको रिलायबल भी बनाइए,
ताकि हर एक पब्लिक को आसानी से ये ड्रग पहुंचाया जा सके। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर दास, ये बताइए कि जो सिस्टम है ड्रग प्राइसिंग का अपने यहाँ ओवरऑल कुल मिला जुला कर, हम अभी मार्केट ड्रिवन नहीं है, कंट्रोल्ड है। अब वो किस हद तक सक्सेसफुल है नहीं है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो अगर मार्केट ड्रिवन नहीं, और इंडस्ट्री इसकी मांग करती रही है कि मार्केट ड्रिवन हो तो शायद पेशेंट के फेवर में जाए। आपके क्या विचार है, और अभी जो अपडेटेड लिस्ट आई है इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? Yes, thank you very much. Actually, इसमें आप जो मुझे क्वेश्चन पूछा इसका मैं दो पार्ट में आंसर दूंगा। नंबर वन, NLEM 2022 जो लिस्ट आई है 384 ड्रग्स का, दिस इज द एक्चुअली 6th लिस्ट। हमारा अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1996 में पहला लिस्ट आया था जिसमें 279 प्रोडक्ट्स वर लिस्टेड। आफ्टर दैट हम लोग 2003 में एक लिस्ट आया जिसमें 354 ड्रग्स था, 2011 में 348 ड्रग था, 2015 में 376 ड्रग था। और बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, लास्ट ईयर 2021 4 सितंबर एक एक्सटेंडेड NLEM लिस्ट आया था, उसमें 399 प्रोडक्ट्स था। ओके। सो अगर हमारे पास अभी 384 प्रोडक्ट का लिस्ट आया, मतलब देयर आर मेनी ड्रग्स जो डिलीट हुआ, कुछ ड्रग्स एडिशन हुआ। नॉर्मली ऑन्को प्रोडक्ट, लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, समटाइम्स वैक्सीन, ये प्रोडक्ट ऐड होता है। सो एक डायनामिक लिस्ट है, देयर इज नो परमानेंट लिस्ट। सो ये डायनामिक लिस्ट जो बनता है फॉर द सोसाइटी, फॉर द कॉमन मैन, and depending many situations. So to me this is a very well move by the government, depending upon this situation, and मैं इसको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ as a pharmaceutical company representative also, as a general citizen of the country also. Number one. Number two, what you have told, there are two types of drug. एक तो होता है जो ओरल ड्रग होता है, जो आम पेशेंट्स को लगता है रेगुलर बेसिस पे, जो हॉस्पिटलाइज नहीं रहता। उसमें एक्यूट ड्रग भी रहता, जो मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, किसी को एक्यूट डिजीज हुआ, और कुछ क्रॉनिक रहता है, जैसा किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है। तो ये जो ओरल मेडिसिन है ये भी DPCO में आता है, ये भी NLEM में आता है। और हॉस्पिटल जो पेशेंट रहता है, जो एडमिटेड पेशेंट रहता है, उनके लिए भी अभी NLEM में बहुत सारा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इस बार मैं देख रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर सक्सेना इज हियर, डॉक्टर खुसरा वजन इज देयर, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरोपेनम, द कार्बापेनम अभी इस बार लिस्ट में आया, NLEM में आया। सो इट इज अ लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक। ना मेरोपेनम एक लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, हॉस्पिटलाइज पेशेंट को बहुत यूज होता है। इट्स अ वेरी वेल मूव एक्चुअली। इट विल सर्व लॉट ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज नॉर्मली क्या है, अगर आपका कॉस्ट कंट्रोल रहता तो पेशेंट का पॉकेट से कम पैसा जाता। सो इट इज नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी टू गिव ए क्वालिटी मेडिसिन at affordable price to the common people. At the same time कुछ प्रोडक्ट अभी बाहर आया, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी रैनिटिडिन जो बहुत दिन से DPCO में NLEM में था, वो बाहर आया। एटिनोल बाहर आया। तो जो कार्डियक पेशेंट है उनको कुछ प्रोडक्ट बाहर भी आया, तो उसको सिचुएशन के हिसाब से आया। तो मेरे लिए मैं इतना ही बोलूँगा दैट फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट कुछ प्रोडक्ट्स जो NLEM में आया, ये उनके लिए बहुत बहुत अच्छा स्टेप है, स्पेशली सोसाइटी के लिए। एंड इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, सो ये भी चेंज होते रहेगा। तो ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है एंड इट विल हेल्प द एंटायर सोसाइटी। ओके डॉक्टर सक्सेना, ये बताइए कि देखिए सरकार ने भी इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया, थोड़ा कम्बरसम भी है जो पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है, और एकदम बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, कम से कम आम इंसान के लिए वो नहीं समझता नहीं है कि किस तरीके से इसकी प्राइसिंग होती है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे दवाएं सस्ती होंगी,
लिस्ट में जो दवाई दी है वो सस्ती होंगी और ओवरऑल भी जो पूरा मार्केट है उस पर इस तरीके का इसका असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है दवाओं की प्राइसिंग के बारे में, इस लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस आम मरीज के हिसाब से देखी जा सकती है? आई थिंक इट्स अ बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि उन्होंने